भारत की अदृश्य आबादी, जिनकी गिनती ही नहीं हुई। कभी सोचा है कि हमारे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सरकार के लिए हैं ही नहीं, अदृश्य हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत की इतनी बड़ी जनगणना में भी पीछे छूट जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोग अपनी ही सरकार के लिए अदृश्य हो कैसे सकते हैं। सुनने में ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। और ये सवाल सीधा हमें भारत के एक बहुत बड़े प्रशासनिक और मानवाधिकार मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। 10 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 10 करोड़ लोगों की, वो भी सिर्फ कुछ खास समुदायों से, जिनकी गिनती ही ठीक से नहीं हो पाती। पता है ये कितना बड़ा नंबर है? ये जर्मनी की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा देश जो अपने ही देश में अदृश्य है, अनगिनत है। तो अब सवाल ये है कि ये अनगिनत लोग हैं कौन, कहाँ रहते हैं ये लोग, और ऐसा क्या है कि देश की इतनी बड़ी जनगणना में भी ये गिने नहीं जाते। आइए सबसे पहले इन्हीं समुदायों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिनकी गिनती नहीं हो पाती ना, उनमें ज्यादातर वो समुदाय हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते, मतलब जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, जैसे विमुक्त जनजातियां, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदाय। ये वो लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा हाशिए पर ही रहे हैं, और जनगणना का जो हमारा सिस्टम है ना, वो एक बसे हुए नागरिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका एक पक्का पता हो। ये लोग उस मॉडल में फिट ही नहीं बैठते। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इतिहासकार डॉक्टर जे.एन. देवी, जो एक तकनीकी सलाहकार भी हैं, कहते हैं कि इन समुदायों की आबादी लगभग 10 करोड़ है, लेकिन इनके बारे में कोई भी भरोसेमंद राष्ट्रीय रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। सोचिए ये कितना बड़ा डेटा ब्लैक होल है। सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसा अंधा कोना जहां वो देख ही नहीं पा रही। तो इन लोगों का गिनती से बाहर रह जाना कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं है। ये असल में हमारी जनगणना की प्रक्रिया और हमारे इतिहास की बहुत गहरी कमियों को दिखाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर फेल कहाँ हो जाता है। देखिए, पूरी समस्या की जड़ जो है ना, वो इसके स्ट्रक्चर में ही है। हमारी जनगणना की जो सबसे बुनियादी इकाई है, वो है एक स्थायी घर, एक परमानेंट एड्रेस। पूरी गिनती इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और बस यहीं से ये समुदाय पूरी प्रक्रिया से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। और मामला सिर्फ पते का नहीं है, एक ऐतिहासिक वजह भी है। विमुक्त जनजातियां यानी डीएनटीज, ये वो समुदाय हैं जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में 1871 के एक कानून के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। सोचिए, हालांकि 1952 में ये कानून खत्म हो गया, लेकिन वह सामाजिक कलंक, वो प्रशासनिक शक, वो आज भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। इसी डर से ये लोग अधिकारियों के सामने अपनी असली पहचान बताने से झिझकते हैं। तो मतलब कई सारी वजहें एक साथ काम करती हैं। एक तो वो काम और मौसम के हिसाब से लगातार घूमते रहते हैं, तो उनका कोई पक्का पता नहीं होता। दूसरा, अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इतिहास अच्छा नहीं रहा। ऊपर से अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग कैटेगरी, कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी में रखा जाता है, जिससे और कंफ्यूजन होता है। और वो कलंक वाला डर तो है ही। तो नतीजा ये होता है कि या तो जनगणना वाले इन तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच भी गए तो ये लोग खुद सामने नहीं आते। तो गिने न जाने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में एक नंबर कम होना नहीं है। नहीं, इसका असर लोगों की जिंदगी पे पड़ता है, परिवारों पर पड़ता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अनगिनत होने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। सीधी सी बात है, अगर आप सरकार के आंकड़ों में हैं ही नहीं, तो आप उसकी नीतियों में भी नहीं हैं। मतलब अगर सरकार को पता ही नहीं कि आप मौजूद हैं, तो वो आपके लिए शिक्षा, घर या स्वास्थ्य की योजनाएं बनाएगी कैसे? और अगर बना भी दी, तो आप तक पहुंचाएगी कैसे? नतीजा, ये लोग सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। और विडंबना देखिए, हमारा सिस्टम जेलों में बंद कैदियों को गिन लेता है, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को गिन लेता है, वृद्धाश्रम के निवासियों को भी गिन लेता है, लेकिन तंबू और झोंपड़ियों में रहने वाले पूरे पूरे परिवारों को नहीं गिन पाता। जो बंजारा समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, वो इस गिनती से बाहर हैं। ये कैसा विरोधाभास है ना? तो ये जो अदृश्यता है ना, इसका सीधा असर उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की पर पड़ता है।
जब कोई टारगेटेड वेलफेयर स्कीम ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? जब गिनती में ही नहीं है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहाँ से मिलेगा? बुनियादी अधिकार जैसे शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते। और सामाजिक कलंक तो बना ही रहता है। बिना सरकारी मदद के ये समुदाय गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे पीढ़ियां निकल नहीं पाती। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। इन सब मुश्किलों के जवाब में ये समुदाय अब चुप नहीं है। वो संगठित हो रहे हैं और जनगणना की इस प्रक्रिया में ठोस बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और उनकी मांगें बहुत सीधी और प्रैक्टिकल हैं। पहली, जनगणना फॉर्म में डीएनटी, घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए एक अलग कॉलम बनाया जाए। दूसरी, जनगणना करने वाले लोग इन्हीं समुदायों में से लिए जाएं ताकि भरोसा बन सके। और तीसरी, इन लोगों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाए। मतलब सिस्टम को इन लोगों की जिंदगी के हिसाब से ढाला जाए, ना कि इन लोगों को एक टूटे हुए सिस्टम में फिट होने के लिए मजबूर किया जाए। और जानते हैं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मौका है। भारत की अगली जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। टेक्नोलॉजी की मदद से पुरानी कई लॉजिस्टिकल दिक्कतें दूर हो सकती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड न करें, बल्कि अपनी सोच को भी अपग्रेड करें। जब हम इस सिस्टम को, इन समूहों को शामिल करने के लिए अपडेट करें। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं, बल्कि एक समावेशी, एक इंक्लूसिव अपग्रेड होना चाहिए। आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है। क्या एक देश की जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें गिनना और ढूंढना आसान है? सोचिए, उस नागरिकता का क्या मतलब जिसमें आपकी गिनती ही ना हो? इस सवाल पर जरूर सोचेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।